सुरक्षा कर्मियों का, पत्रकार बंधुओं का, जिनका नाम ले पाए और जिनका नाम नहीं ले पाए, आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि सबसे पहले तो लोगों को मौका मिलता नहीं, और अगर मौका मिल जाए तो वो मौका चूकना नहीं चाहिए। मुझे ये मौका मिला है आप सबकी वजह से। आप सब ने मुझे बुलाया कि मैं अपने समाज के लोगों के बीच में खड़े होकर बैनर पे चाहे कोई भी कार्यक्रम छपा हो, चाहे कोई भी अवसर हो, लेकिन मैं मानती हूं कि अगर अवसर मिला है तो अपने समाज के बीच में अपनी चंद बातें जरूर रखूंगी। और शुरुआत ऐसे करते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक व्यक्तित्व सिर्फ इस देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर नहीं, बल्कि विश्व के पटल पर कौटिल्य जैसी राजनीतिकता, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी कूटनीतिकता, ये उनके अंदर रची बसी थी। 562 रियासतों को इकट्ठा करके अखंड भारत का स्वरूप देने वाले हम सब के पुरोधा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उस अखंड भारत में इस देश का आधार बहुजनों को उनका लिखित संविधान देने वाले, उनका लिखित धर्म ग्रंथ संविधान देने वाले परम आदरणीय भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन दोनों महापुरुषों के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए उनकी मूल भावना समानता से ओतप्रोत इस भारत और समानता से ओतप्रोत उस भारत में कमेरा समाज की उन्नति और देश के आखिरी पायदान पर खड़े उस आखिरी इंसान तक उसके हिस्से की शिक्षा, उसके हिस्से का स्वास्थ्य, उसके हिस्से का रोजगार, उसके हिस्से की कमाई, उसके हिस्से की भागीदारी पहुंचाने का सपना देखने वाले अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं। ये तमाम महापुरुषों जिनका मैंने नाम लिया, इन्होंने अपनी छोटी सी चलती हुई सांसों की माला में एक बड़ी जिंदगी जी। और बड़ी जिंदगी ये दी कि कोई अगर देश की सीमाएं तय कर गया और कोई अगर बहुजनों के हक और अधिकार तय कर गया, तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल इस उत्तर प्रदेश नहीं, इस पूरे देश में कमेरा समाज को राजनीतिक पहचान दे करके गया। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि कौन सी लड़ाई अगर हमारे पुरोधा पीछे छूट गए या बीच में असमय चले गए तो अधूरी रह गई, तो अब हम क्या करें? अगर वो होते तो ये करते, अगर बाबा साहब होते तो ये करते, अगर नेताजी होते तो ये करते, अगर डॉक्टर सोनेलाल पटेल होते तो ये करते। क्या ये कह करके हम उनके शुरू किए हुए आंदोलन को आधा अधूरा छोड़ सकते हैं? धिक्कार है हमारे ऊपर कि अगर हमारे पूर्वज, हमारे पुरोधा किसी बड़े मिशन को लेकर के चले गए और उनके असमय जाने से वो आंदोलन बीच में छूट गया, तो अगर उसमें जरा सी भी कोताही हुई तो कभी भी ये देश और ये समाज और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी ना आपको माफ करेगी ना हमको माफ करेगी। इसलिए मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी कहते थे कि मेरा समाज खेत के बाहर नहीं सोचता, मेड़ के बाहर नहीं निकलता, और जिस दिन ये समाज अपनी एक निगाह, एक पैर खेत और खेत की मेड़ पे रखते हुए दूसरी आंख और दूसरा पैर लखनऊ और दिल्ली की धरती तक बढ़ा देगा, इस कमेरा समाज का अस्तित्व और सम्मान इस देश में बढ़ जाएगा। उन्होंने सत्ता बदलने की बात करी और सत्ता उनसे छीनने की बात करी जो आपके हाथों से आपका आरक्षण छीन रहे हैं।
उनसे छीनने की बात करी जो आपके खेतों से निकलने वाली फसल का वाजिब दाम आपसे छीन रहे हैं। उनसे सत्ता छीनने की बात करी जो आपके बच्चों की प्राइमरी विद्यालय पे ताला लगाने के साथ साथ आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई छीनने का काम कर रहे हैं। उनसे सत्ता छीनने की बात करी और सत्ता छीनने की बात करी और साथ ही साथ ये भी कहा कि सत्ता तो बदल जाएगी, लेकिन अगर व्यवस्था नहीं बदली तो ये चक्र चलता रहेगा। तो सत्ता बदलने के साथ साथ हमको व्यवस्था भी बदलनी है। और वो व्यवस्था कौन सी? वो व्यवस्था ये कि जब इस देश में संविधान में चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे प्रधान, चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे भिखारी, चाहे दुकानदार हो, चाहे डॉक्टर, अगर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपकी लोकतांत्रिक ताकत एक वोट की ताकत बराबर की है, तो फिर इस देश का समाज एक खड़ी व्यवस्था क्यों फॉलो कर रहा है जिसमें कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, कोई दबा है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल कहते थे कि इस खड़ी व्यवस्था को हमें समानांतर व्यवस्था में लाना है, जिसमें अगर हमारे वोट की ताकत बढ़ी, हमारे वोट की ताकत बराबर की, तो हमारे शिक्षा, हमारे रोजगार, हमारी कमाई, हमारी पढ़ाई, इसकी ताकत भी बराबरी से बंटनी चाहिए उस समाज के बीच में जो इस समाज को नक्शे पे एक आकार देने का काम कर रहा है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जो शिक्षा के धनी, वैभव के धनी, यश संपदा सब कुछ थी उनके पास, कोई जरूरत नहीं थी उन्हें कि अपना परिवार, अपने यश, अपने ऐश्वर्य, अपने ऐशो आराम को छोड़ करके समाज के बीच में जाते। जिंदगी के 15 साल अपने शरीर की 14 हड्डियां तोड़वाने के बावजूद वो लगातार समाज के बीच में चलते रहे और अंतिम सांस तक ये कहते रहे कि कमेरा समाज के लोग जागो और सत्ता पर कब्जा करो। उन्होंने आपको उंगली दिखा करके बताया कि सत्ता लखनऊ और दिल्ली में है, उस पर कब्जा करो। और हम क्या कर रहे हैं? हम और हमारा समाज अपने समाज के विधायक और सांसदों की गिनती बढ़ाने में लगा हुआ है। और पता है क्या कहते हैं? अरे पिछली बार 39 थे, इस बार 45 हो गए हैं, बहुत बढ़िया, अगली बार 55 कर लीजिएगा। लेकिन जिस प्रकार से आप सड़कों पे मारे और काटे जा रहे हैं, अगर 155 भी कर लेंगे तो भी अगर कोई अंतर नजर आ जाए तो मुझे बता दीजिए। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने सत्ता पे काबिज होने की बात करी और हम विधायकों, सांसदों की संख्या बढ़ा रहे हैं। तो आपको पता है कि ये संख्या बढ़ाने के चक्कर में आज आप किस स्थिति पे आके खड़े हो गए? एक उदाहरण देके बताती हूँ। आप लोगों ने ढक्कन लगा हुआ पेन देखा होगा, देखा है ना? अगर ढक्कन अलग करेंगे तो क्या दिखता है? पेन का 2/3 हिस्सा दिखता है जिसमें एक रिफिल पड़ी होती है। वो रिफिल से जब आप पेपर पे लिखते हैं तो उसी से ग्रंथ भी बन जाते हैं, काव्य भी बन जाते हैं, किताबों की रचना भी हो जाती है। हमारा समाज वही है, वो रिफिल पड़ा हुआ 2/3 हिस्सा पेन का, जो जब खेतों में उतरता है तो अपने खून को पसीने में तब्दील करके इतना अनाज पैदा कर देता है कि आप 135 करोड़ लोगों का पेट तो भरते ही हैं, इस विश्व में कृषि प्रधान देश कहलाते हैं। हम 2/3 हिस्सा रिफिल वाला पेन का वो हिस्सा है जो जब अपने कंधों पे बोझा ढोता है तो इस देश की बड़ी से बड़ी इमारत बना देता है। हम वो पेन का रिफिल वाला 2/3 वो हिस्सा है जब सीमाओं पे खड़े होते हैं तो 135 करोड़ लोगों को सुरक्षा की गारंटी दे देते हैं। ये है हमारी पहचान। लेकिन आपको पता है, इस पहचान से हम लोग खुश हैं कि 2/3 पेन वो रिफिल वाला, हम वो पेन हैं। लेकिन जब इस 2/3 पेन के द्वारा लिखी हुई लिखावट को दुनिया में प्रदर्शित करने की बात आती है तो उस पे ढक्कन लगा करके जेब में रख लिया जाता है, और जब जेब में रखा जाता है तो 2/3 पेन नजर नहीं आता, सिर्फ ढक्कन नजर आता है। और 15% लोग, इस देश के वो 15% लोग आप लोगों के ऊपर ढक्कन की तरह लग करके आपके किए हुए कामों को दबा करके इस देश की उन्नति का पूरा श्रेय लेने का काम कर रहे हैं, और हम 2/3 कलम बन करके खुश हो रहे हैं। अगर इस देश की इबारत हम लिख रहे हैं, इस देश का नक्शा हम बना रहे हैं, इस देश की पहचान हम बना रहे हैं, इस देश के एक आदमी की सुरक्षा की गारंटी हम दे रहे हैं, तो इस देश में सत्ता में होने का अधिकार किसका है? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ। और अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए कि हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है,
तो निश्चित तौर पर आज जिस महापुरुष की जयंती आप मनाने आए हैं, आप अपने साथ तो धोखा कर रहे हैं, अपने पुरोधा के साथ भी धोखा कर रहे हैं। क्योंकि जयंती और परिनिर्वाण दिवस सिर्फ इसलिए नहीं मनाए जाते कि आओ और बड़े बड़े बातें करके चाय समोसा करके घर चले जाओ और घर वाले को बताओ कि आज जयंती थी ना, वहां दिन बिता के आए। अरे ऐसे दिन बिताने का क्या मतलब? हमारे वो पुरोधा जो अपनी जिंदगी खपा कर गए आपके बेहतर भविष्य के लिए, हम उनके एक दिन में जब आ रहे हैं तो ये संकल्प लेके क्यों नहीं जाते कि जितनी बड़ी जिंदगी वो जी के गए हैं, उनकी बड़ी जिंदगी से बड़े विचारों को निकालते हुए अपने समाज के बड़े राजनीतिक कद को हमको खड़ा करना है, इस बात का संकल्प क्यों नहीं लेके जाते? मैं आप लोगों से कहने आई, यहाँ पर जितने भी बैठे हैं ये तमाम वो वर्ग है जो अगर चाह ले तो एक एक आदमी 10-10 लोगों का ब्रेन वॉश कर सकता है, और शायद इसीलिए प्रबुद्ध जन कहलाते हैं। तो प्रबुद्ध जन जो लोग हैं समाज के, सबसे पहले ऐसे कार्यक्रमों में उनकी जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए, और उनकी जिम्मेदारी ये है कि हर मंचों पे, हर चट्टी चौराहे पे वो सच को सरकार की आंख में आंखें डालकर कहें, जिस सच को बोलने के बाद आज जेल में ठूसा जा रहा है और पीठ पे 4 लठियां लगाई जा रही हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी, ये जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी अगर हम कहते हैं कि हम सरदार पटेल के वंशज हैं। ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी अगर हम कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी अगर हम कहते हैं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल हमारे घर पे आए थे और घर पे खाना खा के गए थे। तो वो आपके घर पे खाना खाने नहीं आए थे, वो आपके घर पे एक अलग जगाने आए थे, और अगर अलग को हमने बुझा दिया तो निश्चित तौर पर अपनी आने वाले भविष्य के साथ हम एक बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, और ये जो आज कर रहे हैं ये भी कल धोखे के रूप में ही गिना जाएगा। मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहती हूँ, और इसलिए विशेष रूप से आपसे आंखों में आंखें डाल के बोल रही हूँ, इसलिए क्योंकि ऐसे तमाम मंचों पे, ऐसे तमाम कार्यक्रमों में महिलाओं को लाया नहीं जाता, क्योंकि ये कह दिया जाता है कि महिलाएं समझती नहीं हैं। हाँ, ये बात तो सही है, महिलाएं समझती नहीं हैं। महिलाएं नहीं समझती कि अपनी कोख में 9 महीने बच्चे को कितनी तकलीफ के साथ रख करके जन्म देती हैं, वो कहाँ समझती हैं। इसीलिए उनको जननी कहा जाता है। और अगर आप 9 महीने अपनी कोख में एक बच्चे को रख करके जन्म दे सकती हैं, एक परिवार का ताना बाना बदल सकती हैं, रिश्तों का जो मायना है वो बदल सकती हैं, किसी को बाप बनाती हैं, किसी को चाची, किसी को माँ, किसी को दादी, तो आप ये समझिए अगर आप अपने घर से जितना भी आपके पास सामर्थ्य है, अपने घर की दहलीज से निकल करके हम किस लिए यहाँ आए हैं, किस संकल्प के साथ हमको जाना है, अगर आपने ये संदेशा सबको पहुंचाने का काम कर दिया तो निश्चित रूप से 2027 में उत्तर प्रदेश बदलेगा, और उसके बाद ये देश मिशन भी बदलेगा। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ, मेरा विश्वास है, अटूट विश्वास है इस आधी आबादी पर, और इसलिए विश्वास है क्योंकि आज मैं जिस भी पद के साथ उस सदन में आप लोग को लड़ती फिरती अपनी बात कहती नजर आती हूँ, वो आपकी देन है। और आपकी देन इसलिए है क्योंकि सिराथू जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़के आई हूँ, जिस दिन वोट गिर रहे थे लगभग 70 से 80 पोलिंग बूथ हम गए थे, और जिस पोलिंग बूथ में गए अगर 50 मीटर पुरुषों की लाइन थी तो 150 मीटर लाइन इन महिलाओं की थी, और हर पोलिंग बूथ पर मुझे महिलाओं ने ज्यादा वोट दे करके सिराथू की उस विधानसभा में पहली महिला विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल को बना करके कौशाम्बी का इतिहास बदलने का काम किया है। तो अगर आप लोग यहाँ से संकल्पित होके गए तो बलिया का इतिहास भी बदलेगा, उत्तर प्रदेश का इतिहास भी बदलेगा, और इस देश में भी नई सत्ता कायम होगी। ये विश्वास और ये संकल्प मैं आपको दिला सकती हूँ। मैं अपने नौजवान साथियों से कहती हूँ, कल से जब से मुझे नहीं पता किस माध्यम से पता चला, लेकिन मेरे नौजवान साथियों को जिस भी माध्यम से पता चला कि हम बलिया आ रहे हैं, कल रात 7 बजे से मेरा मोबाइल बजना शुरू हुआ है, और सब कह रहे हैं दीदी आप बलिया आ रही हैं, मिलना है, आप अपनी लोकेशन बताइए, हम लोग पहुंच जाएंगे। तो हमने कहा भैया जब आपको ये पता चल गया मैं बलिया आ गई तो अपना खुफिया तंत्र एक्टिव करो, ये भी पता करो कि दीदी कहाँ आ रहे हैं। मेरे तमाम नौजवान साथी आए, सुबह से मिल रहे हैं, उनके अंदर एक ऊर्जा है, उनके अंदर एक जज्बा है कुछ करने का,
अगर इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ एक किसी व्यक्ति का जो उनको सही दिशा बता करके बोले कि इस दिशा में चलेंगे तो सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहती हूँ कि अगर मैं एक फेसबुक पर पोस्ट डालती हूँ तो आप लोग 1 घंटे में उसको लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं और उसमें बड़ी ऊर्जा के साथ लिखते हैं कि दीदी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, मुझे आपका साथ, आपका समर्थन, आपकी ऊर्जा, आपका जज्बा सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं चाहिए। मुझे आपकी ऊर्जा, आपका साथ, आपकी ऊर्जा, आपकी लड़ने की क्षमता सड़कों पर चाहिए। उस उठ रही लाठी वो चाहिए जो हमारे समाज की पीठ पर पड़ रही है और बदले में 4 लाठी चलाने के लिए चाहिए। क्योंकि आंदोलन और शक्ति जब युवा सड़कों पे चलाता है और उसमें आप जैसे पितातुल बुजुर्गों का आशीर्वाद और अनुभव शामिल हो जाता है और घर से जब हमारी माताएं 2-2 रोटियां बांध के दे देती हैं तो आंदोलन का मजा बढ़ जाता है। लाठी भी पीठ पे जो पड़ती है वो गरम गरम लगती है और जब जेल में जाते हैं तो वो रोटी ताजी लगती है। आप सभी लोगों से मैं इतना कहते हुए कि अगर उत्तर प्रदेश का भविष्य और इतिहास बदलना है तो निश्चित रूप पर हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे एक गायक साथी ने कहा कि अगर आज आप आई हैं तो दोबारा मिलने का वादा करके जाइएगा। तो मैं अपने गायक साथी से कहना चाहूंगी कि अगर आप नहीं भी कहते तो भी मैं कहती कि मैं थोड़ी ढीठ प्रवृत्ति की हूँ। आज मैं आपका साथ और समर्थन मांगने आई हूँ। आप समर्थन देंगे तो दिल से आपका आभार, और नहीं देंगे तो तब तक आपके बीच में आती रहूंगी जब तक आपको समर्थन के साथ अपने बगल में नहीं खड़ा कर लूंगी। मेरे एक गायक साथी को एक पुरस्कार मिला और उन्होंने बोला 69,000 शिक्षक भर्ती वाले दे रहे हैं। तो मुझे एकदम से एक सवाल दिमाग में आया कि 69,000 शिक्षक भर्ती वालों को घोटाला के माध्यम से ना तो नौकरी मिली और सरकार ने उनके ऊपर लाठियां भांज दी, तो उनके पास ये पुरस्कार किस बात का है? उनको तो लगातार सरकार के बीच में खड़े होकर के इस सवाल को उठाना है कि आप पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के दम पे सरकार में आ रहे हो और उनके हक और अधिकारों को छीन रहे हो, तो कितने दिन आपका जो ये सत्ता का सिद्धांत है इसको पूरा करने के लिए पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आपके पीछे खड़े रहेंगे। निश्चित तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जो छात्र छात्राएं रहे उन्होंने लगभग 500 दिन के ऊपर का वो आंदोलन इको गार्डन में किया। मुझे याद है एक बार उन्होंने मुझे ही बुलाया था, मैं भी गई थी। लेकिन जिस रात, वो सर्द रातें जब पानी बरस रहा था, तब मुझे लगा कि मेरे उन दोस्तों को, मेरे उन भाई बहनों को मेरी जरूरत है। मैंने भी एक रात उनके साथ बिताई थी और उनकी जो आंखों में एक उम्मीद थी कि शायद हम उनकी आवाज बन पाएं। मैंने भरकस प्रयास किया है कि सदन में बारंबार आपकी आवाज उठाती रही हूं और जब तक मुझे सदन में मौका मिलता रहेगा वहां आपकी आवाज पुरजोरी से उठेगी और सड़क पे आप जब भी मुझे याद करेंगे मैं आपके बीच में, आपके साथ एक लाठी आपसे पहले खाने के लिए सदैव खड़ी रहूंगी। बहुत बहुत आभार आप सभी का। नमो बुद्धाय। जय अपना दल, जय संविधान। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय से जो सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं कार्यक्रम का समापन करें। माननीय अध्यक्ष।